हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में। जैसे कि सबसे फर्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। सेकंड, बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और लास्ट टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इन 4 टॉपिक्स को वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच डिफरेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें होगी यहाँ पर। जैसे कि मास ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। कितनी मात्रा में मैटर है किसी बॉडी के पास। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ये वो कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगती है। अगर हम आगे दूसरी बात करो, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बात आती है क्वांटाइजेशन की। मास नोट क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइज्ड है। मतलब हम ई के रेशियो में ले सकते हैं। ई का एन ई ए का 1 गुना 2 गुना हो सकता है, लेकिन मास जो है ना वो कितना भी हो सकता है। मास की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि कोई क्वांटाइज नहीं है। तो यही डिफरेंस हो गया एक। तो तीसरे नंबर पे कंजर्वेशन। ये नोट कंजर्व्ड है और ये कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मीन्स हमने कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज may be created or destroyed in equal and opposite pairs. Net charge cannot be always conserved. नेट चार्ज जो है ना वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। अगर वहाँ पे जनरेट होगा तो +2 कूलम जनरेट हुआ, -2 कूलम जनरेट हुआ, टोटल बॉडी का पहले जितना था उतना ही रहेगा ना। तो नेट चार्ज तो कंजर्व्ड है और ये नॉट कंजर्व्ड है। मास नॉट कंजर्व्ड है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो SI यूनिट जो है ना वो कूलम है और CGS यूनिट स्टेट कूलम, STAT कूलम, ये इसकी CGS यूनिट है। जैसे हमें पता है कि SI यूनिट बड़ी होती है तो 1 कूलम 30 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल है। ये रिलेशन हमने याद रखनी है। तो ये यूनिट्स हमने ध्यान रखनी है। कूलम साइंटिस्ट नेम से और CGS यूनिट स्टेट कूलम, और इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर पूछ जाती है तो आपने याद रखना इसको। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम के बारे में बताता है। पहले हम पढ़ के इसको 3rd यूनिट में, उसके बाद +1 में 6th यूनिट में और 10th यूनिट में। तो अगर मैं बताऊँ 3rd यूनिट में फोर्सेज के सम के बारे में, वेक्टर सम के बारे में, 6th यूनिट में ग्रेविटेशनल फोर्सेज के वेक्टर सम के बारे में, उसी तरह का। और वैसे 10th में अलग तरीका था, वहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा था, मतलब वेव्स को जोड़ा था। लेकिन जैसे यहाँ पर था वैसे ही इस जगह पर है, लॉज ऑफ मोशन में और ग्रेविटेशन में। तो उसी तरह का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर है। मान लीजिए द नेट फोर्स acting on a charge, on an electric charge, on a charge due to various charges, due to number of charges की वजह से, is equal to वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। वही डेफिनेशन है सेम। अकेले अकेले चार्जेस की वजह से जो
फोर्स होगी उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स वेरियस चार्जेस की वजह से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर Q1 चार्ज है या फिर Q नोड चार्ज है, Q नोड मान लेते हैं, और Q1 Q2 Q3 चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी, एक सिंपल सी बात करते हैं पहले कि मान लीजिए Q1 और Q2 के ऊपर, Q नोड के ऊपर, तो ये फोर्स लगा रहा मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों नेट फोर्स क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों वेक्टर सम होनी चाहिए, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई अगर ये डिस्टेंस R10 है मान लेते हैं इसको, तो वेक्टर की टर्म में ये फोर्स मान लीजिए F01 लग रही है किसके ऊपर, मतलब Q0 चार्ज के ऊपर, Q1 चार्ज की वजह से हमने Q01 मान लिया इसको फोर्स को। और ये इसी तरह से ये डिस्टेंस है R20 और जो ये फोर्स लग रही है वो F02 Q0 के ऊपर Q2 की वजह से। इसी तरह से यह R30 है और ये जो फोर्स लग रही है ये F03 लग रही है। अगर यहाँ पर QN भी होता कहीं ना कहीं पर चार्ज, उसका डिस्टेंस RN0 होता और उसके फोर्स F0N होती। तो इन N चार्जेस की वजह से, मतलब कितने भी हो सकते हैं N की वैल्यू, जो फोर्स होगी नेट फोर्स F इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी Q नोट चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस, सबका वेक्टर सम। ध्यान दीजिए, अगर और चार्ज देता है तो F0N, यही इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर दो हैं, क्योंकि ये सिंपल सम नहीं है, वेक्टर सम है, अगर दो चार्जेस है तो दो चार्ज है तो दो की वजह से। तो अगर वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर हमें पता है कि F01 क्या है, F01 इज इक्वल टू Q0 Q1 4πε0 R10 स्क्वायर और ऊपर R10 यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म ले सकते हो, Q वेक्टर की फॉर्म ले सकते हो। F02 क्या होगा, Q0 Q2 4πε0 R20 मॉडुलस का स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर प्लस, नहीं इसी तरह से F03 क्या होगा, Q0 के ऊपर Q3 की वजह से 4πε0 R30 वेक्टर का स्क्वायर R30 यूनिट वेक्टर। अगर F0N की बात करते हैं nth चार्ज की वजह से, Q1 Qn 4πε0 RN0 स्क्वायर RN0 यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं F की बात करें, सबका सम है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इसकी कॉमन आ जाएगा, ऊपर Q0 कॉमन है, सब सम करेंगे तो नीचे ऊपर Q0 है, नीचे 4πε0, ये तो चीज़ कॉमन आ गई। अब F1 के साथ क्या है, Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर इंटू R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 इंटू डिवाइड बाई R20 का स्क्वायर
R20 यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरह से Q3 और Qn भी इस तरह से सीधा लिख देता हूँ मैं, Q3 ना लिख के Qn Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 यूनिट वेक्टर। अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको F इज इक्वल टू Q नोड 4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI RI0 के मॉडुलस का स्क्वायर RI0 कैप। ये हो गया समेशन की फॉर्म में। यहाँ पर आपने ज़्यादा ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है और ये मैथमेटिकली डेरिवेशन, मतलब मैथमेटिकली जो इक्वेशन है, और कुछ ज़्यादा हमने नहीं यहाँ पर नहीं पूछा था। सिर्फ मैंने आपको इलस्ट्रेशन के बारे में इलस्ट्रेट करके बताया, यहाँ पर समझाया। तो आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और साथ में यह इक्वेशन याद रखनी है। स्टेटमेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस, नेट फोर्स जो एक्ट करे किसी चार्ज के ऊपर वेरियस चार्जेस की वजह से, वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी, मतलब उन सभी का वेक्टर सम होगी, इन सब का वेक्टर सम। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगला और लास्ट जो है ना टॉपिक है हमारा, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हमने यहाँ अभी तक पढ़ा है एप्सिलॉन नोड, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जिस मीडियम की बात होगी, किसी मीडियम की, जिस मीडियम के बारे में बात करें, जिसकी वाटर हो गया या फिर और कोई मीडियम हो गया, तो इन दोनों के ही लिए रिलेटिव है। रिलेटिव हमने पहले पढ़ी है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी पढ़ी है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है, और रिलेटिव मतलब रिलेटिव का मतलब यहाँ पर है कि हम किसी एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को किसी फिक्स्ड मीडियम के साथ रिलेट करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे कि एप्सिलॉन आर या फिर के की इसकी नोटेशन होती है, कैपिटल के की या फिर एप्सिलॉन आर की, और ये किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोड। ध्यान से हमने याद रखना है चीज़ को। इसको निकाला कैसे जाता है? एप्सिलॉन नोड की वैल्यू हमें पता है, किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड। तो यही चीज़ है। मतलब हमें ये वैल्यू पता है, अगर ये वैल्यू पता हो जाए तो ये निकल जाएगा। तो इसी वजह से तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कह सकते हैं। या फिर मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
एयर या फिर फ्री स्पेस। हम यहाँ पे इसको कॉमन लेके चलते हैं। तो जैसे कि इसका यूज कैसे है, मतलब इसको कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमने दो चार्ज हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन R है, हमने उसको एयर में रख दिया। वहाँ पर हमारी जो फोर्स है हमने उसको F नाम दे दिया, और F जो है ना वो क्या निकल के आएगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर ली। अब इन दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में ले गए, M जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, वहाँ पे ले गए, तो हमें फोर्स क्या होगी, एफ एम नाम दे दिया फोर्स का, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन, यही चेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। अगर हम इसकी जगह पर कोई मीटर रख देते हैं यहाँ पर, जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, तो फोर्स ये हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर F बाई एफ एम करूँ, ध्यान से कि F बाई एफ एम, तो ये चीज़ें कट जाएंगी। एक तो ये चीज़ बचेगी और एक ये बचेगी, ये तो बचेगा नीचे और ये बचेगा ऊपर, और यही क्या है, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इससे के की वैल्यू मान लीजिए, इलस्ट्रेशन बताता हूँ आपको, 81 टाइम्स है, सॉरी 81 है वाटर के लिए। कैसे पता चली, दो चार्जेस को हमने पहले एयर में रखा, वहाँ पे फोर्स देखी, वहाँ फोर्स एफ आ रही है, फिर उसको हम वाटर में ले गए, वहाँ पे फोर्स एफ एम आ रही है, और दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे फोर्स है वो इसके कंपैरिजन में 81 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू क्या हमारे पास 81 है, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से आप एप्सिलॉन भी निकाल सकते हो वाटर के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी भी मीडियम के लिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के बाद हम उस मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल कर। तो एक प्रॉपर्टी थी, सॉरी एक क्वांटिटी है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इस सॉरी जो इस क्वांटिटी का जो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ का ये रेशियो है। इस वजह से जैसे यहाँ पे देख लीजिए फोर्सेस का रेशियो, तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टॉपिक के बाद मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें मतलब डिस्कस करेंगे मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले चार्ज कैरियर, चार्ज को लेके जाते हैं, वो आपको पता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर मास भी ट्रांसफ़र होगा। तो अगर हम बात करते हैं इनएक्टिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। दो बॉडीज थी, उन दोनों का मास सेम था, एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया और एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो अब जो है ना मास जो है ना, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास जो है ना वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जाएंगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, जिस पर पॉजिटिव आएगा वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो सीधी बात है, ध्यान रखना भाई, नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर मास, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास जो है ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कम होगा, अगर पहले उन दोनों का मास जो है ना अगर सेम था। और क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मास कम होगा, इसका मास ज़्यादा होगा। तो एक तो ये पॉइंट था कि जो चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मास होता है, और मास जो है ना एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे चार्ज आता है तो साथ में मास भी ट्रांसफ़र करता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। अगर कहीं पे चार्ज है तो वहाँ पर मास भी होगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इन बातों का भी हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक हमारा था कूलम्ब्स लॉ वाला चैप्टर बोलते हैं इसको, पहला मतलब कूलम्ब्स वाला सेक्शन है ये, जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा चार्ज के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में, मास और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इसके बाद लास्ट वाला मतलब द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और छोटी छोटी वो सारी बातें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।